हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है इंटरफेरेंस, और पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके सर, करवा दो, छोड़ो मत इस टॉपिक को। अरे यार इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्यों छोड़ेंगे। माइकलसन, ओके ओके, तो कितना शानदार नाम है। ऐसे ऐसे टॉपिक पेपर में आ जाए, मजा आ जाएगा। माइकलसन, ठीक है, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अच्छा ये बताओ बेटा, इंटरफेरोमीटर को हिंदी में क्या बोला जाता है। सर इंटरफेरोमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण मापी। अच्छा होता क्या है, तो वह उपकरण जिसकी सहायता से व्यतिकरण फ्रिंजों का परीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, इंटरफेरोमीटर कहलाता है। सिंपल सी पहले डेफिनेशन कि होता क्या है, होता क्या है इंटरफेरोमीटर। तो वह उपकरण जिसकी सहायता से व्यतिकरण फ्रिंजों का प्रेक्षण तथा मापन किया जाता है, इंटरफेरोमीटर कहलाता है। क्योंकि आपको नोट्स चाहिए और पेपर में जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिख के आना। हालांकि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज़ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने में होता है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने में होता है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में होता है, और भी बहुत जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो बेटे इंटरफेरोमीटर की। वह उपकरण, ओके सर, चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि अच्छा रहेगा, यहाँ से शुरुआत करूँ। वह उपकरण, ठीक है, ओके, इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं इसको, युक्ति बोल देते हैं। वह उपकरण जिसकी सहायता से, हाँ सर, वह उपकरण जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से व्यतिकरण फ्रिंज, ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजिस, चलो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजिस यानी कि व्यतिकरण फ्रिंजों का, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हिंदी में लिख दे रहा हूँ, प्रेक्षण तथा मापन किया जाता है। ठीक है, मापन किया जाता है। ओके सर, मापन किया जाता है, क्या कहलाता है हमारा भैया, इंटरफेरोमीटर कहलाता है। एम राइट, ओके, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, कहलाता है। सही से याद करो, घबराओ मत, इंटरफेरोमीटर कहलाता है। दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल क्या हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल, डायग्राम बनाऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी। पहले प्रिंसिपल नोट करते हैं। प्रिंसिपल देखो बेटे जरा ठीक से, PRINCIPLE, बिना प्रिंसिपल के आप सब अधूरे हो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले याद कर लो कि इसमें एक किरण जो होती है, एक किरण यानी कि एक रे जो होती है वो दो किरणों में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट ये है कि ये जो होती है ना, ये है डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता। अरे समझो जरा ठीक से, अभी आ जाएगा जब डायग्राम बनाऊंगा। निर्भर करता है, ठीक है, फोकस करना है ठीक से भाई। यह है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। ओके सर, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, ये होता क्या है, होता क्या है जरा वो चेक करो। होता क्या है कि जरा वो चेक करो। इसमें क्या होता है कि जो एक किरण होती है वो दो किरणों में डिवाइड हो जाती है और दोनों किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, ठीक है, परावर्तन होता है और वापस एक स्थान पे मिल जाती हैं, वहाँ पर व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण फ्रिंजें मिलती हैं। ये लिखना है और डायग्राम बनाकर हमें समझाना है। पहले प्रिंसिपल याद करो, समझो इस चीज़ को, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला सर, आपने बोला कि इसमें क्या होता है, एक सिल्वर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यानी कि हाफ सिल्वर्ड, आप लिखो हाफ, ठीक है, हाफ सिल्वर्ड, ठीक है, सिल्वर्ड, ठीक है, हाफ सिल्वर्ड प्लेट पर, हाफ सिल्वर प्लेट पर एक तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि आंशिक, ठीक है, आंशिक परावर्तन, ओके ओके, आंशिक परावर्तन तथा आंशिक अपवर्तन, तथा आंशिक अपवर्तन, ठीक है, आंशिक अपवर्तन। और आंशिक का मतलब आप समझते हो, आंशिक परावर्तन तथा आंशिक अपवर्तन द्वारा, ठीक है, यानी कि हाफ सिल्वर प्लेट पर आंशिक परावर्तन तथा आंशिक अपवर्तन द्वारा एक किरण, एक रे जो होती है, एक किरण, ठीक है,
दो किरणों में डिवाइड हो जाती है, दो किरणों, ठीक है, हो गए बेटे, दो किरणों में विभाजित हो जाती है, विभक्त हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, विभक्त हो जाती है। सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक किरण दो किरणों में विभाजित हो जाती है, विभक्त हो जाती है। दोनों किरणें, लाइन पे फोकस करना बेटा, दोनों किरणें, ठीक है, दोनों किरणें, ठीक है, कौन सी दिशाओं में, लंबवत दिशाओं में जाकर, लंबवत दिशाएं होती हैं, डायरेक्शन कौन सी होती है, लंबवत, इसे हटाओ जरा बेटा, दोनों किरणें लंबवत, ओके ओके, दोनों किरणें लंबवत दिशाओं में जाकर पुनः लौटकर, लाइन पर फोकस करना है, पुनः लौटकर एक स्थान पर क्या करती हैं, व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, ठीक है बेटा, व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जिससे होता क्या है, जिससे व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, जिससे व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, चलो लो, फ्रिंजें बनती हैं। अब इन्हीं फ्रिंजों का हमें मापन और प्रेक्षण करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज़ करना पड़ता। चलिए, ये तो केवल प्रिंसिपल हुआ, ये सिर्फ प्रिंसिपल लिखवाया मैंने कि इस सिद्धांत पर ये क्या होगी, आधारित होगी। अभी इसके बाद जो है ना बहुत डेटा रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन, रचना करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, डायग्राम चाहिए। अब जरा ध्यान देना डायग्राम पे, पक्का रेडी हो मेरे साथ डायग्राम पे, ठीक है। सबसे पहले जो होता है ना मेरे पास, सबसे पहले एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है, एक वर्णी, ध्यान देना, एक वर्णी, चाहे रंग हरा हो सकता है, चाहे रंग पीला हो सकता है, चाहे रंग जो है वो लाल हो सकता है, पर सफ़ेद रंग आपको नहीं लेना। अगर सफ़ेद रंग यानी कि श्वेत प्रकाश अगर आपने लिया है तो दो प्लेटें यूज़ करनी पड़ेंगी हमें, क्यों यूज़ करनी पड़ेंगी वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे जो है ना सोडियम लैंप ले लो, सोडियम लैंप पीला प्रकाश बाहर निकालता है, ठीक है, कौन सा प्रकाश, पीला प्रकाश बाहर निकालता है, बस बहुत है, तो वो एक वर्णी प्रकाश हो गया। तो ये एस क्या है, एक वर्णी प्रकाश सोर्स है, ठीक है, एस क्या है बेटा, एक वर्णी प्रकाश सोर्स है। जी सर, एस एक वर्णी प्रकाश सोर्स है, बहुत बढ़िया। जिससे एक किरण जो होती है ना, जिससे एक किरण जो होती है, ठीक है, वो प्लेट, ये जो प्लेट है हमारी, वो प्लेट, ठीक है, जीवन पर आपतित होती है। काय पर बेटे, जीवन, रावण, प्लेट जीवन पर क्या होती है, आपतित होती है। हो गई देखो, ओके सर। अब प्लेट जो जीवन होती है ना, ध्यान देना, अब इसके बारे में हम आपस में डिस्कस करेंगे। माना एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, पहले समझ लो फिर लिखूंगा। माना एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, जिससे एक प्रकाश किरण जो होती है वो प्लेट जीवन पर क्या होती है, आपतित होती है। प्लेट जीवन पर आपतित हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लेट जो जीवन होती है ना, वो ध्यान तुम्हें देना है, प्लेट जीवन जो होती है वो 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है, और जिसका आधा भाग जो होता है वो सिल्वर कोडेड होता है, ये वाला भाग, ठीक है, या चाहे ऊपर वाला भाग हो या नीचे वाला भाग हो, ठीक है, चाहे ऊपर वाला भाग करो आप या नीचे वाला भाग करो, ठीक है। एक भाग जो होता है ना वो कौन सा होता है बेटा, सिल्वर कोडेड होता है इसका, ठीक है, एम राइट, ओके सर, राइट, ठीक है, ये सिल्वर कोडेड हो गया। तो यहाँ से जो है ना थोड़ा सा जरा मैं चलो पहले लिखवा दूँ, यहाँ से जो प्रकाश किरण होगी थोड़ी सी अंदर चलेगी और इस टाइप से आगे को बढ़ेगी, लो बढ़ गई, ठीक है। फिर मेरे पास इसका सामना एक प्लेट और सा होता है, ये भी 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है, सेम टू सेम प्लेट। चाहो तो ये बना सकते हो और चाहो तो इस प्लेट को छोड़ सकते हो, ठीक है, ये नॉर्मल प्लेट है, छोड़ भी सकते हो। अगर आपने एक वर्णी प्रकाश लिया और श्वेत प्रकाश लिया है तो लगा सकते हो। अगर श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश लिया है तो प्लेट G2 लगा दो, और अगर एक वर्णी प्रकाश लिया तो ये छोड़ दो, मर्जी है आपकी, लेकिन मैंने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये इस टाइप से। चलिए, फिर सामने जो है ना एक लेंस आपको लगा देना, मतलब एक दर्पण लगा देना है आपको। ये मेरे पास क्या बेटा, एक दर्पण हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास एक दर्पण हो जाएगा। इस दर्पण का नाम दे दूंगा मैं M2। चलिए, इस दर्पण का नाम मैंने क्या दिया, M2 नाम दिया, ठीक है। ये मेरे पास दर्पण हो गया। वो भी कौन सा दर्पण है, ये अवतल उत्तल नहीं है बेटे, समतल दर्पण होता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चलो इतना तो हम सीख गए, दर्पण M2 हो गया, ठीक है। इसका कुछ भाग जो होता है ना, एक दर्पण हमारा यहाँ लगा हुआ था, इसका कुछ भाग जो होता है, पहले डायग्राम बना दो पूरा, फिर करेंगे आगे डिस्कस, ठीक है। इसका कुछ भाग जो होता है, यार ये आ जाएगा ना, आ जाएगा, ये यहाँ से जो है
इतना मुझे लेके जाना है इसको, इतना करना है, इतना, चलो हो जाएगा, ये ऐसे बना देता हूँ, चलो लो, ठीक है, ये मैंने ऐसा कर दिया इसको, ठीक है, चलो हो गया काम, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ओके। अभी ज़रा बेटा ध्यान देना डायग्राम पे, ठीक है, ठीक है, ये मैंने दर्पण लगा दिया, ओके, डायग्राम में बड़ा अजीब सा बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने दर्पण लगा दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा दर्पण कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर को भी कर दो, उस दर्पण का नाम दे दो बेटा, कौन सा है, M1, दर्पण कौन सा है मेरे पास, M1, ये भी कौन सा दर्पण है, M1 दर्पण है, ये भी समतल दर्पण है, ठीक है, इसका भी नाम दे दो आप M1, ठीक है सर, आपने कहा और हमने इसका M1 नाम दे दिया। चलो पहले थोड़ी सी लिखते हैं और लिखते लिखते फिर डायग्राम हम पूरा करेंगे। अभी सबसे पहले मैंने क्या माना S क्या है भैया, माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, माना S क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ठीक है, माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे एक किरण, ध्यान देना, जिससे एक किरण, ओके सर, जिससे एक किरण, ठीक है, प्लेट G1 पर आपतित होती है, प्लेट G1 पर क्या होती है, आपतित होती है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी लिख दो, प्लेट G1 पर आपतित होती है, ठीक है। अब प्लेट जो G1 होती है ना, वो होती है और होना काफ़ी नहीं होता, प्लेट G1, ठीक है, 45 दूसरा बनाओ, प्लेट G1 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है, कोण पर क्या होती है, झुकी होती है, ठीक है, झुकी होती है, ठीक है, तथा इसका आधा भाग जो होता है ना, तथा इसका आधा भाग कैसा होता है बेटे, इसका आधा भाग जो होता है वो सिल्वर कोडेड होता है, जिसका आधा भाग, ठीक है, सिल्वर कोडेड होता है या सिल्वर्डेड होता है या सिल्वर लेपित होता है, ऐसे लिख रहा हूँ हिंदी में, सिल्वर लेपित होता है, ठीक है, सिल्वर लेपित होता है, लिख लिया आपने यहाँ तक, ओके ओके, जिसका आधा भाग कैसे होता है बेटा, सिल्वर लेपित होता है ना। अब देखो जो प्लेट, एक प्लेट हमारे पास कौन सी होती है, G2 होती है। अभी दर्पण के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी है, सिर्फ S के बारे में बात करी है, प्लेट G1 के बारे में बात करी है। दूसरी प्लेट कौन सी होती है, G2 होती है, ठीक है, दूसरी प्लेट G2 होती है। अरे यार यहाँ से नहीं आएगा यार, मैं कहाँ लिखूँ, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, जगह नहीं बची है, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का सोच लो एक बार हो, चलो हटा देते हैं इसको, हटा दो इसको क्योंकि जगह नहीं बची है। अभी यार इतना पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का स्क्रीनशॉट, सबका लो, सबका एक धोरे से, कुछ मत छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ना है, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा, आई एम राइट, ओके, ठीक है ठीक है। डायग्राम पे विशेष तौर पे ध्यान देना बेटा, डायग्राम मत भूल जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सिल्वर कोडेड होती है यानी कि सिल्वर लेपित होती है, इसका आधा भाग। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा क्या आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा आता है दूसरी प्लेट कौन सी है, G2 है, ठीक है, इसका एक वर्णी प्रकाश के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, मर्जी है। दूसरी प्लेट कौन सी है आपकी, दूसरी प्लेट G2 है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिकारी प्लेट, जिसे प्रतिकारी प्लेट कहते हैं, ठीक है, इसे प्रतिकारी प्लेट कहते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है, जिसे प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। दूसरी प्लेट G2 है जिसे प्रतिकारी प्लेट कहते हैं, सही है सर। दूसरी प्लेट हमारे पास G2 हुई जिसे हमने प्रतिकारी प्लेट कर दिया। अब ये प्लेट का बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन मैं इतना बड़ा लिखवा नहीं रहा हूँ, इतनी रहने दे रहे हैं बस। दूसरी प्लेट कौन सी होती है, G2 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। एक वर्णी प्रकाश के लिए इसका होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर श्वेत प्रकाश आपने लिया है तो इस प्लेट की आवश्यकता होती है। चाहो तो लिख लो थ्योरी में, 2-3 लाइन आपकी बढ़ जाएंगी, पर इतने रहना तो इससे ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। दो समतल दर्पण M1 में M2 होते हैं, ध्यान देना, दो समतल दर्पण, ठीक है, फोकस करें। दो समतल दर्पण कौन से होते हैं, M1 व M2 होते हैं, ठीक है, M2 होते हैं। अब ये दोनों जो दर्पण होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके बीच का एंगल अगर देखोगे तो 90 डिग्री निकलेगा। देखो ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। दो समतल दर्पण M1 व M2 होते हैं, ठीक है। ये दर्पण, अरे यार दर्पण मतलब मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। ये दर्पण जो होते हैं ना, वो ये दर्पण लंबवत होते हैं या एक दूसरे के, ऐसे लिखो, एक दूसरे के कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। ये दर्पण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है सर, दोनों दर्पण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब इसमें जो एक दर्पण होता है ना, ये वाला, ये होता है मूवेबल, ठीक है, और ये वाला जो होता है वो होता है फिक्स्ड। ये क्या होता है तुम्हारे पास, फिक्स्ड, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, एक मूवेबल होता है और एक कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। तो दर्पण जो M1 है ना, ये लाइन लिख लो, बहुत काम की है। दर्पण जो M1 है वो कैसा होता है बेटे, दर्पण M1 मूवेबल, यानी कि
वाहक या चालक मूवेबल होता है, ठीक है। तथा दर्पण जो हमारा M2 है, दर्पण M2, दर्पण M1 मूवेबल होता था, दर्पण जो M2 है वो फिक्स्ड होता है, मतलब स्थिर होता है, ये हिल नहीं सकता, फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है। ओके, अब देखो डायग्राम थोड़ा और बना दूं, और बना दो। अब कार्य विधि में ये जो मैंने बनाया है ना डायग्राम, ये अभी अधूरा है, कार्य विधि में पूरा हो जाएगा ये। तो एक दर्पण यानी कि जरा ध्यान देना, प्लेट G द्वारा, ध्यान दो, प्लेट G1 द्वारा दर्पण M2 का प्रतिबिंब जो है ना वो ये बनता है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। ध्यान देना, ये जो है M2 डैश है, क्या है ये M2 डैश, यानी कि प्लेट G1 के परावर्तन द्वारा, ठीक है, M2 का वर्चुअल इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब मान के चलो, वर्चुअल छोड़ो खाली प्रतिबिंब मानो, ठीक है। यानी कि प्लेट G1 के परावर्तन द्वारा M2 का, ठीक है, प्रतिबिंब कौन सा होता है, M2 डैश होता है। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो मैं कितनी ले लूँगा बेटा, D ले लूँगा। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो मैंने कितनी ले ली, D ले ली, ठीक है। ये ध्यान देना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। और ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच, यानी कि दर्पण M1 और प्रतिबिंब M2 डैश के बीच कोई कोण भी होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फाई, आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इतना समझ लो कि M2 डैश क्या है, प्लेट G1 द्वारा परावर्तन, यानी कि प्लेट G1 के परावर्तन द्वारा दर्पण M2 का इमेज, यानी कि प्रतिबिंब कौन सा है, M2 डैश है। अब M2 डैश और प्रतिबिंब M1 के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास, स्मॉल d है, और इनके बीच का कोण फाई होता है, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी थ्योरी लिखनी है आपको, किसमें क्या बोलते हैं ये, रचना में। रचना में इतनी कर दो बहुत है, बाकी सब कार्य विधि में काम करेंगे। तो आ गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, डाल दो हेडिंग वर्किंग प्रिंसिपल। ओके सर, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल PRINCIPLE, ठीक है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल, ये बहुत लंबी कहानी है। वर्किंग प्रिंसिपल में जरा एक बार समझा दूंगा, ध्यान से सुनना। ये जो किरण मेरे पास आ रही है ना, ये ध्यान से फोकस करें, जो ये वाली किरण हमारे पास आ रही है ये तो आपतित किरण है। आपतित किरण प्लेट G1 द्वारा दो भागों में बट जाती है। आपतित किरण प्लेट G1 द्वारा वो दो भागों में बट जाती है। पहला भाग कौन सा होता है, पहला भाग जो होता है यानी कि आपतित किरण का कुछ भाग प्लेट G1 द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर पड़ता है। ये गया, ये गया, ठीक है बेटा, ये गया, ठीक है, और फिर टकरा के ये वापस आ गया, ठीक है। जैसे जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, बस वो वाले सब, जैसे गया वैसे टकरा के वापस आ गया, गया टकराया और वापस आ गया, ठीक है, समझे। यानी कि आपतित किरण का कुछ भाग प्लेट G1 द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरता है। दर्पण M1, ठीक है, इसका परावर्तन यानी कि दर्पण M1 इसको परावर्तित कर वापस प्लेट G1 पर भेज देता है। अब जैसी प्लेट G1 पर आती है, जैसी प्लेट G1 पर ये वाले किरण गिरती है, प्लेट G1 द्वारा अपवर्तन होता है, ठीक है, और अपवर्तन के कारण ये झुकती हुई, ठीक है, और यहाँ पर रखा होता है एक टेलीस्कोप, ध्यान देना, दूरदर्शी, जिसके द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजों को देखा जाता है, ठीक है। ये है मेरे पास दूरदर्शी, ठीक है, टेलीस्कोप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, इसको टेलीस्कोप बोला जाता है इसको, ठीक है। यह है हमारे पास दूरदर्शी, टी बोल दो इसको, ठीक है। क्या नाम है इसका, दूर की वस्तुएं सुहानी लगें, ओहो, ये दूरदर्शी है, ठीक है। ये इस तरह से मेरे पास किरण ये वाली आ जाती है। लो साहब, ये किरण आ गई। अब इस किरण का नाम दे दूंगा मैं फर्स्ट, लाइन पे ध्यान देना, इस किरण का नाम दे दूंगा मैं फर्स्ट, मैंने फर्स्ट दे दी, किरण गई फर्स्ट, फिर वापस फर्स्ट किरण आ गई, ठीक है। कुछ भाग जो है वो पारगमित हो जाता है, ध्यान देना, इसका कुछ भाग जो है वो क्या हो जाता है बेटे, पारगमित, ये कुछ भाग पारगमित हो जाता है, जो दर्पण M2 द्वारा परावर्तित होकर वापस प्लेट G1 पर गिरता है। और फिर प्लेट G1 से इसका परावर्तन होता, अवर्तन नहीं, अपवर्तन होगा तो निकल जाएगा ऊपर को, परावर्तन होता है यहाँ से, और फिर से ये वाली किरण भी जो होती है ना, यानी कि ये वाली किरण जो गई और टकराई, और टकराने के बाद फिर से क्या हुई, ये वापस आ गई, फिर से क्या हुई बेटा, ये वापस आ गई, वापस आ रही है, देखो गई, यानी कि दर्पण M2 द्वारा परावर्तन हुआ, फिर वापस आई, ठीक है, फिर वापस आई, यहाँ आई प्लेट G1 पर, G1 द्वारा परावर्तन होगा
और ये जो है परावर्तन के पश्चात, ठीक है, कहाँ चली जाती है, ठीक है, दूरदर्शी में प्रवेश करती है। तो ये वाली किरण फर्स्ट है और ये वाली किरण कौन सी है, हमारी सेकंड है। इसका नाम दे दो, कौन सी किरण है, ये वाली सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड किरणों के बीच क्या होता है, व्यतिकरण होता है, जिससे व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं और इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। ये इतनी सी हमें रचना लिखनी है इसकी, ठीक है। अब चित्र हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे लिख दो माइकलसन इंटरफेरोमीटर। बताओ कितना ये डायग्राम है, ठीक है। चलिए वर्किंग प्रिंसिपल में लिखो, यानी कि मैंने बोला कि जो आपतित किरण है, कौन सी किरण है बेटे, आपतित किरण जो होती है ना, आपतित किरण, फोकस करें ठीक से, आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण प्लेट G1 द्वारा, ठीक है, प्लेट किसके द्वारा, G1 द्वारा, ठीक है, आपतित किरण प्लेट G1 द्वारा, ठीक है, G1 द्वारा, ठीक है, दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में, ठीक है, दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। अच्छा पहला भाग कौन सा, जल्दी बताओ बेटे, पहला भाग कौन सा, ठीक है सर, पहला भाग देखते हैं, फर्स्ट भाग है पहला भाग, ठीक है। शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं समझा के आपको, पहले भाग में क्या होने वाला है, यानी कि आपतित किरण का कुछ भाग जो होता है ना, फोकस करें, आपतित किरण का, ठीक है, आपतित किरण का कुछ भाग, आपतित किरण का कुछ भाग, ठीक है, प्लेट G1 द्वारा, ठीक है, प्लेट G1 द्वारा परावर्तित होकर, ठीक है, प्लेट G1 द्वारा परावर्तित होकर, ठीक है, समकोण पर रखे, ध्यान देना बेटे, समकोण पर रखे दर्पण, ठीक है, समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरती है, समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरती है। ये फोकस करना है ठीक से, यानी कि आपतित किरण का कुछ भाग प्लेट G1 द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरती है। आपतित किरण का कुछ भाग प्लेट G1 द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरता है, ठीक है। दर्पण M1 जो होता है ना, इसका धुआं निकाल देता है, दर्पण M1, ठीक है, दर्पण M1, ठीक है, इसे परावर्तित करके प्लेट G1 पर वापस भेजता है, ठीक है, भेजता है। प्लेट G1 क्या करती है, इसका प्लेट G1, ठीक है, इसका अपवर्तन करके प्लेट G1 इसको अपवर्तित करके, प्लेट G1 इसको अपवर्तित करके या करती है, प्लेट G1 इसको अपवर्तित करता है या करती है, ठीक है, प्लेट G1 इसको अपवर्तित करती है, ठीक है, तथा यह किरण जो होती है, यह किरण दूरबीन में प्रवेश करती है, ठीक है बेटा, दूरबीन में प्रवेश करती है। ओके, एम राइट, ये लिखना है आपको, लो इतना लिखना। तो आपतित किरण का कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरता, ठीक है, दर्पण M1 इस किरण यानी दर्पण M1 इसको परावर्तित करके वापस प्लेट G1 पर भेजता, प्लेट G1 द्वारा इस किरण का अपवर्तन होता है, ठीक है, और जो अपवर्तित किरण होती है वो कहाँ प्रवेश करती है, दूरदर्शी में प्रवेश करती है। यही चीज़ मैंने लिखी है, देखो, आपतित किरण का कुछ भाग प्लेट G1 द्वारा परावर्तित होकर समकोण पर रखे दर्पण M1 पर गिरता, दर्पण M1 इसे परावर्तित करके प्लेट G1 पर वापस भेजता, प्लेट G1 इसको अपवर्तित करती है तथा यह किरण दूरबीन में प्रवेश करती है, ठीक है। ओके, अब दूसरा भाग चेक कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा भाग, ओके, फोकस करना ठीक से, दूसरा भाग। चलो दूसरा भाग हम चेक करते हैं। दूसरे भाग में क्या लिखेंगे, ठीक है, कुछ प्रकाश, यानी कि कुछ प्रकाश जो होता है ना वो पारगमित हो जाता है, ये कुछ प्रकाश पारगमित हो जाता है जो दर्पण M2 द्वारा परावर्तित होकर प्लेट G1 पर वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। कुछ प्रकाश जो होता है ना, कुछ भाग, चलो कुछ भाग पारगमित हो जाता है, मतलब पारगमित हो जाता है, पारगमित हो जाता है, ठीक है, ऐसा करके लिखो। कुछ भाग ट्रांसमिटेड बोलते हैं, कुछ भाग पारगमित हो जाता है, ठीक है, जिसे दर्पण M1, जिसे दर्पण M2 परावर्तित करके, ध्यान देना बेटे, परावर्तित करके प्लेट G2 पर भेजता है, प्लेट G1 पर भेजता है, प्लेट G1 पर भेजता है। चलो भेज दिया साहब, प्लेट G1 पर भेजता है। अब प्लेट G1
प्लेट G1, ठीक है, प्लेट G1 इसको परावर्तित करती है, ठीक है, प्लेट G1 द्वारा, ठीक है, प्लेट G1 द्वारा इसका क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है, तथा परावर्तित किरण जो होती है ना, परावर्तित किरण, ठीक है, दूरबीन में प्रवेश करती है, ठीक है, आई टकराई, परावर्तन हुआ, वापस G1 पर आई, G1 ने परावर्तन करा, ठीक है, और दूरबीन में प्रवेश कर गई, ठीक है। तो कुछ भाग पारगमित हो जाता है जिसे दर्पण M2 परावर्तित करके प्लेट G1 पर भेजता, प्लेट G1 द्वारा इसका परावर्तन होता तथा परावर्तित किरण जो है दूरबीन में, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट मार दो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, खड़ा दें इसको, ओके, दूरबीन में क्या करती है, प्रवेश करती है। लिखो पूरा लाइन जल्दी फटाफट तेजी से, बहुत इजी डायग्राम है, बस हो ही चुका, थोड़ा सा और रह गया, ठीक है, ओके, चलिए, दूरबीन में, ठीक है, मैंने क्या लिखा था, दूरबीन में क्या करती है बेटा, ये प्रवेश करती है, ठीक है, दूरबीन में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, ठीक है। अब होता क्या है कि इन किरणों के बीच व्यतिकरण होता है, ठीक है, इन किरणों के बीच क्या होता, आप लिख सकते हो किरण फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है, तो किरण फर्स्ट एंड सेकंड के बीच क्या होता है, व्यतिकरण होता। तो इन किरणों के बीच क्या होता है बेटे, इन किरणों के बीच, ठीक है, व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है, इन किरणों के बीच व्यतिकरण होता है, ठीक है, जिससे दूरबीन, हाँ, जिससे इन किरणों के बीच क्या होता है, व्यतिकरण होता है, जिससे व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है, जिससे व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है, फ्रिंजें बनती हैं। इन फ्रिंजों को, ठीक है, इन फ्रिंजों को दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है, ठीक है, दूरदर्शी की सहायता से देखा जाता है, इन फ्रिंजों को दूरदर्शी की सहायता से देखा जाता है, ठीक है, इन फ्रिंजों को दूरदर्शी की सहायता से बेटा देखा जाता है, ओके सर, देखा जाता है, ठीक है, इन फ्रिंजों को दूरदर्शी की सहायता से देखा जाता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास क्रियाविधि फाइनल, रचना फाइनल, क्रियाविधि फाइनल, सिद्धांत फाइनल, क्या होता है, सब कुछ फाइनल। अब बचा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है, यानी कि व्यतिकरण फ्रिंजों का निर्माण, ठीक है, ओके, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, डाल दो हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, इंटरफेरेंस, FERENC, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है, FRINGES। चलिए, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, है ना, तो कैसा बनेगा, सबसे पहले नंबर एक पॉइंट मैंने नोट करवाया आपको, मैंने क्या बताया कि जो तुम्हारे पास प्लेट G1 है ना, प्लेट G1, फोकस करें पहले लाइन पर, प्लेट G1 जो है, प्लेट G1 द्वारा, ठीक है, दर्पण M2 का, लाइन पे ध्यान देना, दर्पण M2 का, ठीक है, इनके प्लेट G1 द्वारा दर्पण M2 का विजुअल, या खाली दर्पण M2 का प्रतिबिंब जो है ना मेरे पास, प्रतिबिंब M2 डैश, ठीक है, दर्पण M1 के ठीक नीचे बनता, दर्पण M1 के कहाँ बनता, दर्पण M1 के ठीक नीचे बनता है, ओके, ठीक नीचे बनता है, ठीक है, ये लाइन पे फोकस करना। अब दर्पण जो M1 है ना, ये मेरे पास M1 तथा M2 है, ठीक है, M2 दर्पण जो होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होते हैं, यानी कि दर्पण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो मैं, समकोण पर होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ठीक है, या लंबवत होते हैं, ऐसा बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। तो दर्पण यानी कि M1 तथा M2 दर्पण एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। अब बात ये आती है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कई प्रकार की फ्रिंजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, काय में, यानी कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, ये लाइन लिखो बेटा, ये काम की लाइन है, इंटरफेरोमीटर में, यानी कि इंटरफेरोमीटर पूरा लिखो, माइकलसन, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, ठीक है, इंटरफेरोमीटर में कई प्रकार की, ध्यान देना बेटा, कई प्रकार की, यानी कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कई प्रकार की फ्रिंजेस दिखाई देती है, या फिर कई प्रकार की फ्रिंजेस बनती हैं, ऐसे लिख दो, मर्जी है आपकी, फ्रिंजेस मैं लिखता बनती हैं, चलो ये लिख देता हूँ, बनती हैं,
ठीक है, जो निम्नलिखित पर निर्भर करती हैं, जो निम्नलिखित पर क्या करती हैं बेटा, जो निम्नलिखित पर निर्भर करती हैं। चलिए, निर्भर करती हैं। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट जो है मेरे पास, यानी कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कई प्रकार की फ्रिंजेस बनती हैं जो निम्नलिखित पर निर्भर करती हैं। अब वो निम्नलिखित क्या? सबसे पहला नंबर होता है यानी कि दर्पण M1 तथा प्रतिबिंब M2 डैश के बीच की दूरी पर। ठीक है, ये लाइन लिखो, दर्पण M1 तथा प्रतिबिंब, ठीक है, M2 डैश के बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये कि जो ये फ्रिंजें होती हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करती हैं कि दर्पण M1 और प्रतिबिंब M2 डैश के बीच का कोण कितना है। ठीक है, दूसरा नंबर भी मैं लिखने वाला हूँ, दर्पण M2, लाइन पर फोकस करना, दर्पण M1 तथा प्रतिबिंब M2 डैश, तथा प्रतिबिंब M2 डैश, लाइन पर फोकस करें, प्रतिबिंब M2 डैश के बीच कोण पर, के बीच कोण, और कोण का नाम दे दूंगा मैं फाई। ठीक है, पर, ठीक है, दो पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। चलिए, अब इसका पहला पॉइंट जो आता है ना वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, दर्पण M1 तथा प्रतिबिंब M2 डैश के बीच की दूरी पर, और दर्पण M1 तथा प्रतिबिंब M2 डैश के बीच की दूरी, बीच के कोण फाई पर। अब पहला केस जो आता है, यानी कि केस फर्स्ट लेते हैं, दो केस लेंगे, ज़्यादा नहीं, तो मैंने केस फर्स्ट लिया है। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट में क्या लेता हूँ, केस फर्स्ट में लेता हूँ जब डी का मान कितना हो बेटा, डी का मान 0 नहीं हो, जब फाई यानी कि जब कोण जो है इन दोनों के बीच का कोण कितना हो, 0। ध्यान देना, यानी कि जब M1 तथा M2 डैश, जब लिख दे जाऊँ, जब फाई इक्वल टू 0 हो, तो मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दर्पण M1 और प्रतिबिंब M2 डैश के बीच का कोण मैंने कितना कर दिया, 0 कर दिया। आप जैसे कोण 0 करोगे तो आप देखोगे कि दर्पण M1 और प्रतिबिंब M2 डैश क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं और वृत्तीय फ्रिंजें आपकी बनती हैं। ठीक है, यानी कि जब फाई बराबर 0 हो तो दर्पण M1 लिखना पड़ेगा बेटा, ये दर्पण M1 तथा प्रतिबिंब M2 डैश, तथा प्रतिबिंब कौन सा बेटे, तथा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब M2 डैश, ठीक है, समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, तथा वृत्तीय फ्रिंजें बनती हैं, कौन सी, सर्कुलर, तथा वृत्तीय फ्रिंजें बनती हैं। ठीक है, वृत्तीय फ्रिंजें बनती हैं। एम राइट? ओके, जल्दी सेकंड केस, सेकंड पढ़ते हैं इसका। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, फटाफट तेजी से ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए इसके बाद एक टॉपिक और निपटाएंगे, पर ना ये आज के लिए यही टॉपिक बहुत है, आज के लिए भाई यही टॉपिक बहुत है, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास होगा सेकंड नंबर, केस सेकंड आता है मेरे पास। ठीक है, चलिए केस सेकंड ले लो। केस सेकंड जब मैं लेता हूँ तो केस सेकंड में हम देखते हैं जब डी का मान कितना हो, 0, जब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दी आपने बेटा, 0 कर दी, 0 परंतु जब डी बराबर 0 तथा फाई का मान जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है। हो सकता है कि इनके बीच में कोई ना कोई क्या हो, थोड़ा बहुत जो है अंतर हो, फाई का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तब क्या होता है, तब का मतलब ये कि जीवन जो है वो M1 के बराबर होगा, तब जीवन M1 के बराबर होगा। ध्यान देना, जीवन जो होगा वो M1 के बराबर होगा और जीवन जो होगा वो M2 डैश के बराबर होगा। जीवन M1 और जीवन जो होगा वो M2 डैश के बराबर होगा। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस कैसे होंगे, बराबर होंगी। जब D बराबर 0 तथा फाई बराबर 0 तब जीवन M1 जीवन M2 डैश के कैसे होता है, बराबर होता है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तथा बराबर होते हैं। सेंट्रल फ्रिंज जो होती है ना, जो सेंट्रल बीच वाली फ्रिंज होगी, सेंट्रल फ्रिंज यानी कि सेंट्रल फ्रिंज जो होगी, सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो सीधी बनती है, स्ट्रेट बनती है, सेंट्रल फ्रिंज सीधी, तथा इधर उधर की फ्रिंजें, इधर उधर की जो फ्रिंजें होंगी, इधर उधर की जो फ्रिंजें होती हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज बिल्कुल सीधी होगी और इधर उधर की जो फ्रिंजेस होती हैं, FRINGES
वो कैसी होती हैं, कन्वेक्स होती हैं, उत्तल होती हैं। ठीक है, ये ध्यान आता है। और जो इनका उत्तल सिरा होता है वो सेंट्रल फ्रिंज की तरफ होता है। उत्तल जो सिरा होता है वो सेंट्रल फ्रिंज की तरफ होता है। जब डी का मान 0 हो और फाइव बराबर जो है 0 के नहीं हो, तब G1 M1 जो है वो G2 M2 डैश के बराबर होते हैं। सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो सीधी बनती है और इधर उधर की फ्रिंजेस जो होती हैं वो उत्तल होती हैं। बस ये था तुम्हारे पास फॉर्मेशन। बाकी डेरिवेशन भी आता है इसका, कॉस थीटा लेकर आप हल कर सकते हो पूरा डेरिवेशन सोल्व, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स में इतना ही दे रखा है, तो इतना ही पढ़ें, इसको समझें, याद करें, लिख लिख के याद करें, और तब तक याद करें जब तक कि ज़बरदस्ती याद ना हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।